Hello dear students, today we are going to start with the second chapter of class 10 science. The chapter name is acid, bases and salts. The chapter name is acid, bases and salts. ठीक है, हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था? इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द फूड विच आर sour in taste, those are what? Acids, and the food which are bitter in taste, they are what? Bases. Right? So the food which are sour in taste, they are acids, and the food which are bitter in taste, they are bases. If suppose आपने बहुत सारा खाना खा लिया, अब जब ओवर ईटिंग हो गई है, अब सपोज आपको एसिडिटी हो गई, ठीक है, आपके पास कोई मेडिसिन घर पे अवेलेबल नहीं है, तो मम्मी पहले कौन सा इलाज देती है? देसी घरेलू इलाज. ठीक है, तो अगर घर में आपके नींबू पड़ा हुआ है, लेमन जूस बना के देंगी मम्मी, या विनेगर देंगी, या फिर बेकिंग सोडा. अब यहाँ पे अगेन आएगा कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, है ना. जब स्टमक में ओवर एसिड, एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा बेसिक इंग्रेडिएंट जो है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा. तो ये बेकिंग सोडा क्या करेगा? ओवर प्रोड्यूस्ड एसिड या एक्सेस जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपको एसिडिटी से क्या मिल जाएगा? रिलीफ. ठीक है. So here I have listed few properties of acids and bases. Now we will see the properties of acids and bases. Okay, here we are going to see the properties of our acids and the bases. Okay, so when we talk about the taste, in case of acid, the taste is what? Sour in taste. मतलब acidic substances का taste कैसा होगा? Sour, that is खट्टा. ठीक है. अगर हम बेसिक सब्सटेंसेस की बात करें तो टेस्ट विल बी वॉट? बिटर. कड़वा टेस्ट होगा बेसिक सब्सटेंसेस का. कभी नहाते हुए गलती से मुंह में सोप गया है, कैसा लगता है? कड़वा लगता है, राइट. तो दैट इज बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ योर सोप. व्हेन वी टॉक अबाउट एसिड, कभी लेमन टेस्ट किया है, कैसा होता है? खट्टा. बिकॉज ऑफ वॉट? प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सब्सटेंस इन द lemon juice. Okay, now how the acidic and basic substances feel? Acidic substances feels non slippery. ठीक है, अगर नींबू आप छुएंगे, नींबू के जूस को छुएंगे, क्या वो स्लिपरी फील होता है? नहीं. ओके, बट अगर आप सोप को टच करेंगे तो हाउ सोपी सब्सटेंसेस फील? दे फील स्लिपरी इन नेचर, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होती है. When we talk about the pH range, for acidic substances the pH is what? Less than 7. अगर किसी भी सब्सटेंस का pH 7 से नीचे है तो वो सब्सटेंस किस कैटेगरी में कैटेगराइज होता है? वो होता है एसिडिक कैटेगरी में आता है. ओके, अगर कोई सब्सटेंस का pH 7 से ऊपर है, ओके, उसको बोलते हैं बेसिक. दे आर वॉट इन नेचर? दे आर बेसिक इन नेचर. ओके, लिटमस पेपर को आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसिड्स और बेसिस के. एसिड के केस में एग्जांपल्स है जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH, दैट इज़ योर एसिटिक एसिड, जो आपके विनेगर का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. ठीक है. बेस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH3 विच इज़ अमोनिया, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. Now we will talk about the indicators. Indicator tells us whether solution given is acidic or basic in nature. ठीक है, इंडिकेटर हमें बताता है कि दिया हुआ सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है. ठीक है. अब इंडिकेटर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. Okay, basically indicators are divided into two types. Those are acid base indicators. Okay, one is acid base indicator, another is olfactory indicators. One is acid base indicator and second is olfactory indicators. ठीक है. अभी acid base indicators are classified into two categories. One is natural indicator, another one is synthetic indicator. Natural में examples है litmus और turmeric. Synthetic में example है phenolphthalein and methyl orange. Olfactory का हम आगे देखेंगे. So natural indicators कौन कौन से हैं? जो हमें नेचर में प्रकृति द्वारा हमें मिलते हैं. ओके, हम उसे लैब में नहीं बनाते,
उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। सोल्यूशन में अगर हम उनको डालेंगे तो बताएंगे कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज व्हाट, लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन किस कलर का होता है? बेसिकली लिटमस सोल्यूशन खुद होता है पर्पल कलर का। पर अगर मैं इस लिटमस सोल्यूशन को एक एसिडिक सोल्यूशन में डाल दूंगी तो मेरा पर्पल कलर किस में हो जाएगा चेंज? पर्पल कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। ठीक है, पर अगर मेरा दिया हुआ सोल्यूशन बेसिक नेचर का है तो मेरा पर्पल कलर का लिटमस सोल्यूशन चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। ठीक है, सो लिटमस सोल्यूशन जो पर्पल कलर का था, अगर मैं उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालूंगी तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और बेसिक में डालूंगी तो पर्पल का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट है लिटमस पेपर। जो लिटमस सोल्यूशन है वो पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है ब्लू। अगर मैं रेड लिटमस को एसिड में डालूंगी तो रेड लिटमस पेपर का कलर रेड का रेड ही रह जाएगा, पर अगर मैं उसको बेस में डालूंगी तो रेड का कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अगर मैं ब्लू लिटमस को एसिड में डालूंगी तो उसका कलर हो जाएगा रेड, और ब्लू लिटमस को मैं बेस में डालूंगी तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, अगर मेरा कोई सोल्यूशन है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो उस केस में मेरे लिटमस का जो कलर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तो यहाँ पे कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, रेड का रेड ही रहेगा और ब्लू का ब्लू रहेगा। अगर एसिडिक है तो मेरा रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर डालूंगी तो ब्लू का क्या हो जाएगा? रेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरो के आसपास। ठीक है, मेरा कर्सर मूव हो रहा है। पर अगर मेरा सोल्यूशन बेस है तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा रहेगा? ब्लू का ब्लू ही रहेगा। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक का कलर आप सबको पता है कैसा होता है? येलो। पर अगर मैं टर्मरिक को एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो येलो का येलो ही रहेगा, नो चेंज। पर अगर उसको मैं बेसिक मीडियम में डालूंगी तो येलो का कलर क्या हो जाएगा? रेड। आपने कभी देखा है खाना खाते टाइम अगर आपने कपड़े पे खाना गिरा लिया, सब्जी गिरा ली, सब्जी में क्या होती है? हल्दी। ठीक है, अब हल्दी होने की वजह से जब हल्दी कपड़े पे गिरेगी तो येलो की येलो ही रहेगी। ठीक है, पर जैसे ही आप उसको साफ़ करने के लिए साबुन डालते हैं, साबुन कैसा है? सोप इज़ वॉट इन नेचर, इट इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो जैसे ही आप सोप उस पर रब करेंगे तो आपका येलो कलर कैसे किस में टर्न हो जाएगा? रेड कलर में। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, हम उसको लैब में बनाते हैं। ठीक है, एंड दे गिव अस आइडिया अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है फेनोफ्थलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। फेनोफ्थलीन इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो कैसा कलर का होता है? इट इज़ कलरलेस। ठीक है, पर जैसे ही आप फेनोफ्थलीन को एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो अगेन कैसा रहेगा? कलरलेस ही रहेगा। पर जैसे ही फेनोफ्थलीन बेसिक सोल्यूशन में जाएगा उसका कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, तो अगर मैं फेनोफ्थलीन को किसी सोल्यूशन में डालूं और वो सोल्यूशन का कलर पिंक हो रहा है, इसका मतलब उसका नेचर क्या है? वो है बेसिक नेचर का सोल्यूशन। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है बेसिकली वो। जब मैं मिथाइल ऑरेंज को एक एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एक बेसिक मीडियम में डालती हूँ या बेसिक सोल्यूशन में डालती हूँ तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिंथेटिक इंडिकेटर. Now we will move toward the olfactory indicators. They are those substances which will change their smell, okay, depending upon the medium in which they are added. ठीक है, अगर मैं किसी सब्सटेंस को मैं डाल रही हूँ एसिडिक और बेसिक मीडियम में और वो अपनी ओडर को, अपने स्मेल को चेंज करते हैं तो उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. उनको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स हो गए आपका अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल. ना अगर आप मैं ऑनियन यूज़ करती हूँ, ऑनियन अगर एसिडिक मीडियम में जाएगा तो उसका स्मेल सेम रहेगा, स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा. पर अगर ऑनियन को मैं बेसिक मीडियम में रखूँ तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा? वो अपना स्मेल लूज़ कर देगा. सेम वनीला भी एसिडिक मीडियम में अपना स्मेल रिटेन रखेगा, बट बेसिक मीडियम में जाते ही अपना स्मेल वो लूज़ कर लेगा. ठीक है, क्लोव ऑयल को भी अगर मैं एसिडिक मीडियम में रखती हूँ तो स्मेल उसकी बरकरार रहेगी, पर बेसिक मीडियम में जाते ही वो अपना स्मेल को लूज़ कर देगा. सो ऑल दीज थ्री इंडिकेटर्स लूजेज देयर स्मेल इन which medium? Basic medium, and retain their smell in which medium?
एसिडिक मीडियम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। अब तक हमें जो चीज़ें डिस्कस की सेम आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ओके, सो एज यू ऑल कैन सी इट इज़ मेंशन हियर लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज ऑल्सो अनदर नेचुरल इंडिकेटर। सी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोप। क्यों? क्योंकि करी में क्या था, टर्मरिक था। टर्मरिक क्या है, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो जैसे ही आपके वाइट कपड़े पे करी लगी तो आपका कपड़े का कलर क्या हो गया, स्टेन कैसा हो गया, उस पर दाग कैसा लग गया, येलो कलर का। जैसे ही आप उसको सोप से धोगे तो उसका मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक मीडियम होते ही आपके जो स्टेन था उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, बिकॉज ऑफ विच मीडियम, बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर उसको आप अगेन पानी से फिर धो दोगे तो अगेन क्या हो जाएगा, येलोइश। ठीक है, नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी देखा है, कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। ठीक है, जो अपना कलर चेंज करेंगे कहाँ पे, एसिड और बेसिक मीडियम में। यहाँ पे सेम चीज़ फिर से लिखी है कि लिटमस सोल्यूशन किस कलर का होता है, वो पर्पल कलर का होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अ पर्पल कलर डाई। ठीक है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम अ प्लांट, फैमिली ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड एज लाइकेंस। ठीक है, और ये बाकी बायोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें दी हैं, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इसका कलर चेंज हमने ऑलरेडी देखा है। बाकी इंडिकेटर्स के एग्जांपल दिए, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, ओके, सम फ्लावर पेटल्स आर ऑल्सो एक्टिंग एज वॉट, इंडिकेटर्स। ठीक है, एज दे आर चेंजिंग देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दे आर टर्म्ड एज वॉट, एसिड बेस इंडिकेटर्स। दे आर टर्म्ड एज वॉट, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपका इंटेक्स क्वेश्चन, ओके, जो आपके बुक में दिया है, पहला इंटेक्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द एसिड बेस इंडिकेटर रिलेटेड टू पीएच पेपर। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, द अदर 2 कंटेन्स एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, एंड इफ़ यू आर गिवन अ रेड लिटमस पेपर, आपको लिटमस पेपर कैसा दिया है, रेड कलर का, तो आप कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, चलो इसको हम देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। ओके, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे में क्या है, एसिड, और तीसरे में क्या है, बेस। यहाँ पे लिख देती हूँ, लिटमस पेपर कौन से कलर का है, रेड। तो रेड लिटमस पेपर विल रिमेन रेड इन विच सोल्यूशन, इन डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल मीडियम में डिस्टिल्ड वाटर क्या है, न्यूट्रल इन नेचर। तो न्यूट्रल मीडियम में हमारा लिटमस पेपर कलर चेंज करता है क्या, नहीं चेंज करता। अगर मैं रेड लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो अगेन एसिड में लिटमस पेपर कलर क्या रहता है, रेड, तो अगेन रेड लिटमस पेपर कैसे रहेगा, रेड। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में जैसे ही मैंने रेड लिटमस पेपर डाला तो क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, तो जैसे ही ये कलर ब्लू हुआ तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लूँगी कि जिसमें ब्लू हुआ वो सोल्यूशन मेरा क्या है, बेसिक नेचर का है। कैसा है वो, बेसिक। अब कंफ्यूजन होगी कि डिस्टिल वाटर और एसिडिक दोनों में ही मेरा रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे जो मेरा लिटमस पेपर ब्लू हुआ है, इस ब्लू लिटमस पेपर को अगेन मैं डिप करूँगी इन दोनों में। तो जैसे मैं इसको, इस ब्लू को डिस्टिल वाटर में डालूंगी तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसका मतलब वो क्या है, वो है डिस्टिल्ड वाटर। और जैसे ही ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर एसिड मीडियम में जाते ही रेड हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरा सोल्यूशन क्या है, एसिडिक। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक्टिविटी 2.1 क्या कहता है, आपको बनाना है सोल्यूशंस। ठीक है, किसके किसके सोल्यूशंस बनाने हैं, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसमें हमको क्या करना है, इन सभी सॉल्यूशंस को वॉच ग्लास में ले लेना है और इसमें हमें देखना है इफेक्ट ऑफ रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, आपको लेने हैं कुछ दिए हुए सॉल्यूशंस,
एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस आपको दिए रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको यूज़ करना है रेड लिटमस पेपर का, ब्लू लिटमस पेपर का, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मतलब आपको यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर्स लेने हैं, ये आपके नेचुरल वाले हैं, ये आपके सिंथेटिक वाले हैं। और आपको ये इंडिकेटर से बताना है बनाया हुआ जो सोल्यूशन है, यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने बनाए हैं ये सोल्यूशन एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। सैम्पल सोल्यूशंस यहाँ पे आपके कौन कौन से हैं? सैम्पल सोल्यूशंस हैं यहाँ पे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सोल्यूशंस को हम टेस्ट करेंगे किसमें किसमें? रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड होता है। तो एसिड हमेशा, एसिड का कलर क्या होगा लिटमस पेपर में? रेड हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं HCl को रेड लिटमस में डालूंगी तो कलर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। पर अगर मैं एसिड को ब्लू लिटमस में डालूंगी तो वो अगेन ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन कलरलेस सोल्यूशन होता है और एसिड जब फिनोल्फ्थालीन में डालते हैं तो अगेन उसका कलर क्या होता है? कलरलेस रहता है। पर अगर मैंने एसिड को मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में डाला तो क्या होता है? रेडिश कलर। तो कैसा होगा? पिंकिश रेड कलर का सोल्यूशन ये बन जाएगा, ठीक है। सेम ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेगी सल्फ्यूरिक एसिड में भी, नाइट्रिक एसिड में भी और एसिटिक एसिड में भी, क्योंकि ये तीन के तीनों क्या हैं? ये तीन के तीनों हैं एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स के केस में क्या होगा? रेड लिटमस सोल्यूशन का कलर रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और फिनोल्फ्थालीन कैसे रहेगा? कलरलेस रहेगा। और मिथाइल ऑरेंजेस क्या होगा? रेडिश पिंकिश रेड कलर का हो जाएगा। पर अगर मैं बेस की बात करती हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? बेसिक सॉल्यूशंस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेसिक नेचर में है। तो जैसे ही मैं बेस को रेड लिटमस पेपर में डालूंगी या रेड लिटमस सोल्यूशन में डालूंगी तो कलर क्या हो जाएगा इसका कलर हो जाएगा ब्लू, ओके। जैसे ही मैं बेस को ब्लू लिटमस में डालूंगी तो चेंज कुछ होगा क्या? कुछ भी चेंज सर कलर में नहीं आएगा। जैसे मैं आपके बेसिक सॉल्यूशंस को फिनोल्फ्थालीन में डालूंगी, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का कलर होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। तो जैसे ही मैं बेस को फिनोल्फ्थालीन में डालूंगी, ठीक है, तो कलर क्या हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? ये पिंक कलर, ठीक है। और जैसे ही बेसिक सोल्यूशन को मैं मिथाइल ऑरेंज में डालूंगी तो वो मिथाइल ऑरेंज ऑलरेडी ऑरेंजिश कलर का होता है, तो वो ऑरेंजिश और येलोइश शेड में आपको नज़र आएगा। तो जब आपका मिथाइल ऑरेंज येलोइश या फिर थोड़ा सा हल्का सा रेडिश दिखे तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? आपका बेसिक है, ठीक। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.2 एक्टिविटी आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली जैसे ही आप ऑनियन को एसिडिक मीडियम में रखोगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑनियन जो है एसिडिक मीडियम में कैसे रहेगा? उसका स्मेल क्या होगा? रिटेन्ड रहेगा। और जैसे ही वो बेसिक मीडियम में डालेंगे हम उसका स्मेल क्या होगा? इट विल लूज इट्स स्मेल, ठीक है। सेम आपका किसके केस में होगा? वेनिला एसेंस के केस में भी यही होगा और सेम आपका क्लोव ऑयल के केस में भी यही होगा। तो जब आप इन तीनों सब्सटेंसेस को जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में रखोगे इसका स्मेल रिटेन्ड रहेगा, जैसे ही आप इसको बेसिक मीडियम में रखोगे इसका स्मेल क्या हो जाएगा? दीज 3 सब्सटेंसेस विल लूज देयर स्मेल इन द बेसिक मीडियम, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 2.1.2, ठीक है। नाउ वी विल सी द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद व्हाट? मेटल, ठीक है। इस टॉपिक को हम इस 2.3 एक्टिविटी से देखने की कोशिश करेंगे। द एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है आपको? टेस्ट ट्यूब यू ऑल कैन सी द टेस्ट ट्यूब, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में आपको एक लेना है एसिड। आपने कौन सा एसिड लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम साथ ही साथ रिएक्शन से भी देखेंगे, ओके। आपने टेस्ट ट्यूब में एसिड कौन सा लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको डालना है जिंक के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डालना है इस एसिड में। हमने डाल दिया जिंक ग्रेन्यूल, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड था, ये आपका जिंक ग्रेन्यूल, ओके। जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, आपका सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन इनिशिएट होगा और रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका प्रोडक्ट आएगा जिंक सल्फेट along with evolution of hydrogen
गैस। ठीक है, तो जैसे ही आपने जिंक ग्रेन्यूल को डाला सल्फ्यूरिक एसिड में तो क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट आया जिंक सल्फेट, और आप उस साथ साथ क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाला तो मुझे धीरे धीरे यहाँ पे बबल्स दिखना शुरू हुए। क्या दिखना शुरू हुए, बबल्स। अभी बबल्स किसके थे, बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। आपके रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो इसकी वजह से क्या क्रिएट कर रही है, वो क्रिएट कर रही है बबल्स। तो अब मैंने क्या किया, इसको कॉक से इस ट्यूब को बंद कर दिया और मैंने ट्राई की कि जो गैस इवॉल्व हो रही है ये इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, एक ट्यूब के थ्रू, किसमें, सोप सोल्यूशन में। जैसे ही मैंने यहाँ की गैस को इस ट्यूब के थ्रू सोप सोल्यूशन में डाला है ना, तो मुझे यहाँ पे बबलिंग प्रॉपरली दिखाई देने लगी। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर के पास जहाँ से मुझे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिख रही है, यहाँ पे जैसे ही मैं बर्निंग कैंडल को ले जाऊँगी चलने लगेगी विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो पॉप साउंड क्यों आया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच गैस, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी एक एसिड एक मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसका जनरल रिएक्शन हम देखते हैं। सो वेन एवर अ एसिड इज रिएक्टेड विद अ मेटल, ओके, इट विल रिजल्ट इनटू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो इस केस में सॉल्ट क्या था, इस केस में सॉल्ट था जिंक सल्फेट और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखूं तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस केस में जिंक ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, द एक्टिविटी इज 2.4। तो यहाँ पे जो आपने पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, अब आपने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आपने क्या डाला, जिंक मेटल। तो क्या बना आपका बना एक सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ योर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अगेन हम पहले हमने एसिड के साथ ट्राई किया, एक्टिविटी 2.4 हमने किसके साथ ट्राई किया, बेस के साथ। सो जनरल रिएक्शन सेम बनेगा, जैसे यहाँ पे एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वैसे ही हम बोल सकते हैं बेस when reacts with a metal it leads to formation of again salt along with evolution of hydrogen gas। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने लायक है, वो जो कहता है कि दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज 2.1.3। 2.1.3 is talking about okay how metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acids। तो पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी है 2.5। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.5। इस एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है, हमको लेने हैं 2 टेस्ट ट्यूब, एक का नाम रखना है ए और दूसरे को लेबल करना है बी। ठीक है, हमें टेस्ट ट्यूब ए में क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब मैंने क्या किया, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट और मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मैंने क्या लिया, इसमें मैंने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है एसिड। एसिड कौन सी ऐड करेंगे हम, HCl। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड करेंगे, HCl। एक केस में है मेटल कार्बोनेट, दूसरे केस में है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और एसिड मेरा कौन सा है, HCl। ठीक है, तो ये सेम एक्टिविटी को यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू बताने की कोशिश की है। ये आप सेटअप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आप सेटअप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, एसिड लिया है और एसिड में हमने क्या डाला है, या तो आप मेटल कार्बोनेट डालिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालिए। तो देखो टेस्ट ट्यूब ए में क्या रिएक्शन हो रही है, मैंने लिया मेटल कार्बोनेट दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, इसको मैंने ट्रीट होने दिया किससे, HCl से। तो क्या हो गया, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सॉल्ट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होने दिया तो मुझे सॉल्ट कौन सा मिला, NaCl अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पर अगर मैं टेस्ट ट्यूब बी में देखूँ तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, यहाँ मैंने लिया था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, इसको अगर मैंने HCl से रिएक्ट किया तो मुझे अगेन क्या मिला, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें मिलना प्रोडक्ट सेम है, पर यहाँ पे सिर्फ किस में डिफरेंस आता है, बैलेंसिंग में, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे लिया था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अभी दोनों ही केस में क्या इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे लाइम वाटर। लाइम वाटर आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो CO2 गैस निकल रही है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये CO2 को हमने इस ट्यूब के थ्रू कहाँ पास किया, लाइम वाटर के सोल्यूशन में। किसमें पास किया, लाइम वाटर के सोल्यूशन में। और जैसे ही CO2 आपके लाइम वाटर के सोल्यूशन में गई, आपका लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, इट विल टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज़ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही मैंने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो आपका ये जो सोल्यूशन था ये कैसा हो गया, मिल्की। कैसा हो गया, मिल्की। तो जब भी आपको टेस्ट करना है कि किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो क्या करोगे आप उस गैस को पास करोगे लाइम वाटर में। जैसे ही वो मिल्की हो जाएगा, समझ लेना कि उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी। अब देखो, अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस पास कर दो, एक्स्ट्रा अमाउंट में पास कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना था, वाटर मॉलिक्यूल बना था, अब उसमें क्या कर रहे हो, एक्सेस CO2 पास कर रहे हो। उससे क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, बनेगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अब जो आपका मिल्की सोल्यूशन बना हुआ था, वो मिल्की सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लियर। वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाने वाला है क्लियर। तो योर मिल्की सोल्यूशन विल टर्न clear because of formation of what, calcium bicarbonate. Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमें नोट क्या लेना है कि whenever a metal or metal hydrogen carbonate is treated with acid, whenever a metal carbonate or metal hydrogen carbonate is treated with acid, what products you will get, you will get a salt along with release of carbon dioxide gas along with formation of water molecule. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे आप टेस्ट करोगे, by passing the gas, by allowing the gas to pass through which solution, through a lime water solution, through a lime solution. lime solution में सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, it will turn milky. अब इस मिल्की सोल्यूशन में आप एक्स्ट्रा CO2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज़ वॉट इन नेचर, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, फिर हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद metal carbonate and metal hydrogen carbonate. तो whenever a acid reacts with metal, what it forms? It forms salt plus evolution of hydrogen gas. Whenever a base reacts with metal, what it forms? Again salt plus evolution of hydrogen gas. When a metal reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it leads to formation of what? It leads to formation of salt, carbon dioxide gas and water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे टेस्ट करोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लाइम सोल्यूशन में डालो, लाइम सोल्यूशन मिल्की हो गया, तो मतलब क्या प्रेजेंट है उसमें, CO2 प्रेजेंट है। मिल्की क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें आप एक्सेस CO2 डालो तो क्या होगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका मिल्की सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्लियर। क्लियर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sodium bicarbonate which is soluble in water. Now we will see the reaction of acid and base. अब अगर मैं एसिड को बेस से रिएक्ट कराऊँ तो क्या होगा, ठीक है। सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। हमें करना क्या है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें बेसिकली क्या डालना है, हमें डालना है NaOH का सोल्यूशन। NaOH क्या नेचर में है, कैसा है नेचर में, बेसिक है। उसमें हमें डालना है 2 drops ऑफ फिनोफ्थलीन। हमें पता है फिनोफ्थलीन इन बेसिक मीडियम इज़ व्हाट इन कलर, इट इज़ पिंक इन कलर। ठीक है, अभी कलर कैसा आया, हमें पिंक कलर मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबव सोल्यूशन।
अभी इस ऊपर वाले पिंक सोल्यूशन में आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl डालना है। मतलब बेसिकली करना क्या है, आपको लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में डालना है आपको NaOH के साथ आपको डालना है इंडिकेटर विच इज़ फेनोफ्थलीन, विच इज़ व्हाट, फेनोफ्थलीन, नाम बड़ा है शॉर्ट में लिख दिया। जैसे ही आप फेनोफ्थलीन डालोगे कलर कैसा हो जाएगा, इस सोल्यूशन का कलर हो जाएगा पिंक। अब क्या करोगे, इस पिंक सोल्यूशन में आप डालो क्या, HCl कैसे डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालते जाओगे, ओके, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो आपका पिंक कलर होगा, ये पिंक कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। अब वो कलरलेस क्यों हो गया, क्योंकि धीरे धीरे आपके एसिड, आपके बेस को किसने न्यूट्रलाइज किया, एसिड ने, और एक हद के बाद क्या हो गया, आपका सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रल हो गया, और जैसे ही आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ HCl डाला, आपका कलर कैसा आ गया, कलर हो गया है कलरलेस। तो अब इसको हम रिएक्शन की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है, व्हेनेवर अ एसिड इज ट्रीटेड विद बेस it results into formation of salt which is neutral in state and water. तो whenever a acid is treated with base it will result in the formation of salt along with production of what, water. ऊपर की एक्टिविटी को रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने NaOH में HCl डाला तो क्या बना, सॉल्ट बना, ओके, NaCl क्या है, सॉल्ट, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आपके एसिड के इफेक्ट को बेस काट दे या बेस के इफेक्ट को एसिड काट दे और आपका सोल्यूशन कैसा हो जाए, न्यूट्रल, तो उस केस में उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऊपर वाले रिएक्शन हमने क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपके बेस के पिंक कलरलेस क्यों हुआ, क्योंकि आपका NaOH को किसने रिएक्ट किया, HCl ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, न्यूट्रल सॉल्ट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब आपका मीडियम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, इसलिए आपका फिनोफ्थलीन का कलर कैसा हो गया है, कलरलेस। समझ में आया। तो जब भी एसिड के इफेक्ट को बेस या बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज कर दे या काट दे तो आपका सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बना, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विच आर न्यूट्रल इन स्टेट। तो जब आपके सोल्यूशन में कोई न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे विद एक्टिविटी 2.7। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको लेना है कॉपर ऑक्साइड का सॉल्ट, ठीक है। एक बीकर लेना है आपको, एक बीकर में आपको लेना है कॉपर ऑक्साइड। क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड CuO। उसमें आपको डालना है, क्या डालना है, एसिड। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो जब आप बीकर में CuO लेंगे और उसमें आप HCl डालोगे तो क्या होगा, बेसिकली इसको रिएक्शन की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आपने लिया CuO को, उसमें आपने डाला HCl, क्या हुआ, आपका धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व होना शुरू होगा और आपके जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन। कैसा हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन सोल्यूशन फॉर्म होना शुरू होगा। वो क्यों ब्लूइश ग्रीन फॉर्म हुआ, क्योंकि अब इस रिएक्शन से क्या बनना शुरू हुआ, कॉपर क्लोराइड। क्या बना, कॉपर टू क्लोराइड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपका ये जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर मेटल है, ऑक्साइड लगा है, तो इसको हम बोल सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड। तो जब भी आपका मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड एक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, जब भी आपका मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड से वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेट करने की कोशिश करिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी क्या होता है, एसिड। एसिड किससे रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड रिएक्ट करता है बेस से। किससे रिएक्ट करता है, बेस से। क्या देता है वो देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट सेम है, सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे एसिड है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है,
वो बिहेव कर रहा है बेस की तरह। किसकी तरह? बेस की तरह। तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या नेचर में होता है? इट इज़ बेसिक इन नेचर। इट इज़ व्हाट? बेसिक इन नेचर। ठीक है, सेम चीज़ आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। द नेक्स्ट टॉपिक इज 2.16, जहाँ पे आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है किससे? बेस से। हमने वहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराया, क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। अब हम क्या करेंगे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस से ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखना है हमें एक्टिविटी 2.5 का। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं यहाँ पे CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है नेचर में? वो होता है बेसिक। तो ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं ट्रीट करूँगी विच इज़ बेस, कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे ट्रीट करूँगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो गया? ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। उसके साथ क्या लगा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया आपका? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो जब आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक बेस से ट्रीट होगा तो क्या बनाने वाला है? वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, विच इज़ व्हाट? सॉल्ट, अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है। ओके, जब एक बेस रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड से, क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? बेस रिएक्टेड विद एसिड। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। तो इस रिएक्शन से मैं बोल सकती हूँ कि जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जांपल से हमने देखा कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और यहाँ पे हमने देखा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि हमारा CO2 है, क्योंकि कार्बन है नॉन मेटल, ऑक्सीजन, तो ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये कैसा नेचर में है? ये है एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो बेस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी हम इस सेशन को इधर ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे 2.2 टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, कि एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है।